नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के इस लाइव अंक के अंदर। दोस्तों, 3 दिसंबर भारत के इतिहास में एक ऐसी तारीख जो शायद आने वाले वर्षों की पृष्ठभूमि लिखेगा। 3 दिसंबर से बहुत लोगों को भय लग रहा है कि 3 दिसंबर के पिटारे में क्या छुपा हुआ है। दरअसल इतिहास में ऐसे दौर, ऐसा काल आता है जब वहां से दशा और दिशा पूर्ण रूप से बदल जाती है। संकेत पुख्ता हो जाते हैं और कहीं ना कहीं भारत का जनमानस एक बार फिर उस राजनीतिक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां उसे एक निर्णय लेना है कि देश कहां जाएगा। जिन्हें चिंता है वो घर से बाहर निकलेंगे, जिन्हें परिवर्तन की अपेक्षा है घर से बाहर निकलेंगे, मतदान केंद्र तक जाएंगे। लेकिन जो घर बैठ के परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कोई उम्मीद ना करें तो ज्यादा अच्छा है। बहुत कुछ होने जा रहा है ये 3 दिसंबर और मई 2024 के बीच में। राजनीति का एक विभत्स काल आप देखने जा रहे हैं। इसके बाद जो चाल, जो पैतरे, जो षड्यंत्र आप देखेंगे, शायद आपने उसको 75 सालों के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा, न सुना होगा। सत्ता की ये लड़ाई इस निम्न स्तर पर पहुंचेगी, आप उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। और उसके बीच में अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए ना जाने किस किस का गला काट दिया जाएगा, इस पे शायद आज आप यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन 3 दिसंबर तक मोदी जी की रातें निद्राहीन हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि शायद वो रात को 3 घंटे सोते हैं। मुझे तो ऐसा एहसास हो रहा है कि वो अब 3 घंटे भी उन्हें नींद नसीब नहीं होगी, क्योंकि वो रात को सो पाते होंगे, मुझे नहीं पता। मोदी जी की रेल बिल्कुल डिरेलमेंट के पास पहुंच चुकी है। अब रिजल्ट 5-0 हो या 4-1 हो, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का जनमानस अपना मन बना चुका है कि मुझे कहां जाना है। कोई ये कहे कि 2018 की तरह कि वहां पे 2019 पे फर्क नहीं पड़ेगा और मोदी जी के लिए 10% वोट बढ़ जाएंगे, अब कुछ नहीं होगा। अब दोबारा पुलवामा नहीं होगा। ये 3 दिसंबर एक पुख्ता नींव रखेगा 2024 की। और शायद लोगों को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि 2024 के अंदर एक पूर्ण परिवर्तन का दौर आएगा जिसे हम अपनी आंखों के सामने घटता हुआ देखेंगे। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन बाद आप आए हैं। मुझे मालूम है आप मध्य प्रदेश इलेक्शन में बहुत मसरूफ थे, अब आपको वक्त मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप आए हैं। हमारे साथ गुजरात से गिरीश जोशी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक दो और मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, शायद बीच में जुड़ेंगे जब उनको वक्त मिलेगा। अनुमा जी, पहले आपके पास ही आ जाता हूँ और आपकी प्रतिक्रिया जानता हूँ कि अल्टीमेटली ये 3 दिसंबर से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आपने प्रयास किए, कितने सफल होते नजदीक आ रहे हैं। हालांकि राजस्थान की वोटिंग और तेलंगाना की वोटिंग होने जा रही है। मैं पूरे परिदृश्य पे आपकी एक विस्तार से टिप्पणी चाहूंगा। दिनेश जी नमस्कार। बहुत अच्छा लगा दोबारा से आपके शो में आकर। और मैं 16 सितंबर के बाद से तो लगातार ग्वालियर में थी, क्योंकि मेरा मीडिया प्रभार उस क्षेत्र का था। तो यहाँ से 34 सीटें आती हैं। और यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया का ऐसा कोई हमको लोग जैसा कहते थे कि जिस कारण से उन्होंने बीजेपी ने उन्हें छीना था या अपनी तरफ लालच में लेकर वो उनको अपने पार्टी में लिया था, वैसा कुछ यहाँ देखने नहीं मिलने वाला है। यहाँ 26 से लेके 30 सीट तक कांग्रेस के आएगी। यहीं जी। से नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया था, यहीं से प्रहलाद पटेल। तो ऐसे लोग थे यहाँ, ऐसे नाम थे, उसके बावजूद भी कांग्रेस का यहाँ पर बहुत अच्छा, आप देखेंगे सीटें बहुत अच्छी आने वाली हैं। इसी तरह से पूरे मध्य प्रदेश में, अब जैसे मैंने विदिशा से मैंने वोटिंग की है, मैं मध्य प्रदेश की वोटर हूँ, तो मैं जी। ये बताना चाहती हूँ कि वहां हम सब ने मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए वोट किया है। जी। और वहां 140 से 150 ऐसी सीट्स हम देख रहे हैं आना जी। चाहिए। राजस्थान में चूंकि
जो हमारी योजनाएं थी, जैसे ओपीएस पिछले साल से ही शुरू हो गया था, होली के समय से शुरू हो गया था, और उसके बाद हमने चिरंजीवी योजनाएं, तो कोई भी जैसे ही सरकार थोड़ी सी स्थायित्व तक पहुंची, जो भी कुछ हुआ था उस सब के बावजूद, और फिर ये योजनाएं जैसे जैसे लागू होना शुरू हुई तो लोगों को वहां उसका बहुत फायदा मिला है। 200 बच्चों को सरकार जब अपने खर्च पर बाहर विदेश पढ़ने भेजती है, तो उन परिवारों के साथ जो नाता जुड़ता है सरकार का, बड़ी बात होती है। ऐसे ही वहां बहुत से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुले। मेरा मानना है चिरंजीवी योजना अपने आप में एक गेम चेंजर है। तो वहां हम मानते हैं कि वहां हमारी फाइट है, लेकिन वहां भी हम जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में तो कोई फाइट ही नहीं थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग रमन सिंह की वो सरकार को याद करते हैं, और इस वक्त जो किसानों की कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, जिसके कारण पूरे देश में सबसे कम बेरोजगार छत्तीसगढ़ से आते हैं, लोगों को खेती के धंधे में फायदा होने लगा है। तो उसके बेसिस पर भूपेश बघेल जी ने जो नरवा गरुआ घरुआ बाड़ी, यानी कि नरवा यानी कि छोटी छोटी जो रिवलेट्स हैं उनको एक साथ जोड़ना, जिससे एक सिंचाई के लिए वो फायदेमंद हो सके। गरुआ मतलब गाय जो आवारा नहीं घूमती, उनके लिए गौशाला है। घुरवा यानी कि वो जगह जहां पर ये गोबर की खाद को बनाते हैं, और बाड़ी यानी कि हर घर में एक छोटी ना छोटी कोई किचन गार्डन जैसी चीज, या किसानों के पास एक बड़ा किचन गार्डन जहां पे वो एक सब्सिडरी दूसरा भी कुछ लगा सके। तो ऐसी अर्थव्यवस्था पर जो छत्तीसगढ़ इस वक्त चल रहा है, वहां के लोग समझ रहे हैं कि यहाँ भूपेश बघेल का आने वाले कुछ समय तक विकल्प नहीं है। और इसी के साथ मिजोरम की भी बात कर लेते हैं, जहां पर अमेरिका के तर्ज पर चुनाव होते हैं, जहां पर चर्चा होती है, अपनी बात रखी जाती है और उसके बाद चुनाव होते हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करने से मना कर दिया था। ये सारी बातें नई नहीं है। तो इन सब के मद्देनजर, और तेलंगाना जहां पिछले भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो कांग्रेस जैसे रिजुविनेट हुई, और वहां जो माहौल देखा जा रहा है, तो ये दिखता है कि कांग्रेस वहां भी अपनी जीत दर्ज कर सकती है। बहुत से लोग बड़ा कंजर्वेटिव उसमें अपना आकलन दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये कहने से नहीं चूक पा रहे हैं कि कांग्रेस वहां आधे से ज्यादा जो कि मार्क होना चाहिए वो पार करेगी। तो ये तो रही बात बाकी जगहों की, और रही बात प्रधानमंत्री जी की। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की वो वीडियो आने के बाद, वायरल होने के बाद, अभी तक उन्होंने ना तो उसकी फोरेंसिक जांच कराई है, ना ईडी वहां पहुंची, सीबीआई नहीं पहुंची, इनकम टैक्स की रेड नहीं हुई। जो व्यक्ति कनाडा से इस बारे में बात कर रहा था, उस तक भी सरकार ने पहुंचने की कोशिश नहीं की। बहरहाल मुझे यह ज्ञात हुआ है कि उस व्यक्ति के घर के सामने बीजेपी समर्थक कुछ सिख लोग एक थ्रेट लिख कर आए हैं कनाडा में। तो वो हुआ है, लेकिन यहाँ किसी तरह की कोई पड़ताल नहीं हुई है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीप फेक के बारे में बात करते हुए सुने गए हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि उनकी नींदें तो वैसे ही उड़ी हुई हैं, क्योंकि डीप फेक साबित करने की कोशिश है बजाय फोरेंसिक जांच कराने के एक असली वीडियो के। तो ये सारी चीजें आपके जो आपने जो कंक्लूजन निकाला है कि उनको नींद नहीं आ रही होगी, तो मैं भी मानती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींदें उड़ी हुई हैं, और इसीलिए आजकल वो कुछ ज्यादा ही भविष्य वक्ताओं की शरण में जा रहे हैं और उन पर पिच बना रहे हैं। जी। आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ, म्यूट है क्या आप? जी, एक सेकंड जी। बड़े महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाए हैं, लेकिन एक बात पूछनी थी। बहुत सारे राज्यों में 5-500 रुपए के सिलेंडर की घोषणा हुई है। राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में भी प्रॉमिस हो गए हैं, बीजेपी की ओर से भी हो गए हैं। तो फिर ये प्रॉमिस बाकी राज्यों में क्यों नहीं है? अगर देना है 500 रुपए तो पूरे भारत के लिए अनाउंस करवा दीजिए। तो मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि इंडिया गठबंधन से कहिए कि 500 रुपए का सिलेंडर आपको सरकार आते ही पूरे भारत में मिलेगा। मुझे लगता है उसके एजेंडे में होना चाहिए। फिर उसको स्टेट वाइज नहीं ना। फिर हमारे जो गिरीश जोशी भाई बैठे हुए हैं गुजरात से, वो कहेंगे 182 में से 156 सीटें दी बीजेपी को और हम 1200 रुपए दे रहे सिलेंडर का।
मैं महाराष्ट्र के अंदर हूँ, यहाँ पर भी जो सरकार है इस समय वो बीजेपी की है, पर हमें सिलेंडर यहाँ भी 11-1200 का मिल रहा है। तो थोड़ा-सा आप ज़रा बात आगे बढ़ाइए ना जनमानस की, पूरे इंडिया के लिए क्यों नहीं? कुछ क्षेत्रों के लिए क्यों? ये छोटा-सा पहले कमेंट चाहूँगा, फिर गिरीश भाई के पास जाता हूँ। आप छोटा कमेंट चाह रहे हैं, लेकिन ये जवाब थोड़ा अलग तरीके से मैं इसका जी, थोड़ा उदाहरण के साथ देना चाहती हूँ जी, कि जैसे गुजरात ने ज़रूरत से ज़्यादा इतना सम्मान दिया नरेंद्र मोदी जी को जिसके वो हकदार भी नहीं थे। जी, तो जो लोगों ने उन्हें प्यार किया, उनके साथ उन्होंने ऐसा किया। जैसे सेना के लोगों ने, मैं उनके बारे में खास तौर पे बोलना ही चाहती हूँ कि सेना के लोगों ने जी, नरेंद्र मोदी जी की रेवाड़ी की रैली के बाद, जो कि 2013 में हुई थी, जिसमें उन्होंने ओआरओपी देने का प्रॉमिस किया था, सेना के सारे लोग नरेंद्र मोदी जी जी, की पैरवी करने लगे। और जब मोदी सरकार आई तो उसने क्या किया? ना तो ओआरओपी दिया। जो कांग्रेस की सरकार फरवरी 2014 में बजट के साथ, 14-15 का बजट तो तभी आ चुका था, तो उसमें ओआरओपी के लिए 500 करोड़ रुपए का एक प्रोविजन रख के गई थी, प्रोवाइडेड फॉर करके गई थी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आके जब उसको डिसबर्स किया तो वो 800 करोड़ तक पहुंचा। लेकिन आजकल वो क्या करते हैं? उस दिन के बाद तक, बाद से आज तक हमको जो पेंशन मिलती है उसको वो ओआरओपी में जोड़ के कहते हैं हमने 80,000 करोड़ रुपए रिलीज किए। यानी कि जो लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्यार किया, नरेंद्र मोदी ने उन्हीं को धोखा दिया, और आज भी जो 800 करोड़ का खर्च है उसको क्यूमुलेटिवली वो बढ़ा कर कहते हैं हमने 80,000 रुपए। और दूसरी बात ये है, मैं खुद 24 साल की सर्विस के बाद ओआरओपी की बेनिफिशियरी नहीं हूं, तो ओआरओपी दिया ही नहीं। तो गुजरात के लोगों ने अतिशय प्यार दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की फितरत में कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानती हूं कि अपना कमिटमेंट पूरी करने की बात शुरू से ही नहीं है। अगर बात यही होती तो उन्होंने, चूंकि उनको फायदा तो अपने कॉर्पोरेट मित्रों को पहुंचाना है, तो कैसे वो अक्रॉस द बोर्ड कम कर दें? भाई 450 से ही तो ऊपर लेकर गए हैं वो 1250 तक। 10 सालों में 2 गुना से ज्यादा किया है उन्होंने। तो ये लोगों को अब समझना पड़ेगा। और मैं आपको आगे भी काफी दृष्टांत ऐसे दे सकती हूँ कि जिसमें मोदी जी की पूरी सरकार के ऊपर हमने जैसे जैसे भरोसा किया और बढ़ाया, मोदी जी ने सिर्फ एवज में धोखा दिया है लोगों को। और चूंकि अपने कॉर्पोरेट मित्रों का नुकसान नहीं करना चाहते, इसलिए ये अक्रॉस द बोर्ड ना तो पेट्रोल के दाम कभी कम करेंगे और ना एलपीजी के। और बाकी आगे हम जैसे जैसे विषय पर आगे बढ़ेंगे तो मैं आपसे और भी बातें कहूंगी जिनका मुझे जी, बड़ा मलाल हो गया है। जी। जी।